नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का 8वां पाठ उड़ान। चंद्रसेन विराट जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं ये देखेंगे। इसके बाद कविता का अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत गजलों के माध्यम से अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दी गई है। विनम्रता, ऊंचाई, लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सरल अर्थ देखेंगे। अंधेरे के इलाके डैश डैश आंगन मांगा नहीं करते। अर्थ है, जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हों तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल मिल नहीं सकते। दूसरा अर्थ है, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र होता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसे नमस्कार करवाने की मांग नहीं करनी पड़ती। तीसरा, पक्षी की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता कि कितनी ऊंचाई तक उड़े। चौथा, जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को नियंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं। उसकी याद हमारे दिल में रहती है। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पश्चाताप करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं है। दूसरा पैराग्राफ, जिसकी ऊंची डैश डैश धूपदान होती है। इसका पहला अर्थ है, जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। दूसरा अर्थ, जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता है, परखता है, अधिक है, उसकी आँख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। तीसरा, जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हमें अपनी हथेली की छाया ही हमारी सहारा होती है, अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उसमें अपनी हथेलियों का सहारा होता है। मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करता। चौथा, एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके वही जिंदगी है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है, अर्थात जो व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। चौथा, एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। ये हमारे अर्थ हो गए। आगे कृति स्वाध्याय देखेंगे एवं उत्तर। पहला पद्यांश है,
टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पे, अंधेरे के इलाके के किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं मनन मांगा नहीं करते, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसे सपन दो तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना उसे सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। नमन मतलब नमस्कार, पर मतलब पंख, उपलब्ध मतलब प्राप्त, खुद ब खुद मतलब स्वयं, पश्चाताप मतलब पछतावा, अगन मतलब अग्नि। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, कौन से वो बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है जोड़ियां मिलाओ। तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आंसर देखेंगे। पहला आंसर कवि के ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, आदर, शक्ति, पश्चाताप, नमन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है जोड़ियां मिलाओ। संकट सुमन, आदर नमन, पर उड़ान सपन नयन। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है, सुलगते आप बाहर से अगन नहीं मांगा करते। कृति नंबर 2, पद्यांश से ढूंढकर ऐसे शब्द लिखिए जिनके अर्थ निम्नलिखित शब्द हों। पहला कांटे, दूसरा पंख, तीसरा नमस्कार, चौथा फूल। कांटे कंटक हैं, पंख पर है, नमस्कार नमन है, फूल सुमन है। स्वमत है। सरल अर्थ। पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों के सरल अर्थ। जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की मांग नहीं करनी होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 से ही है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है, बस हथेली की ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। एक बहरे को गूंगे से जिंदगी को बया होती है, तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। ये है पैराग्राफ। शब्दार्थ। जुबान मतलब भाषा, सायबान मतलब छंजा, बयान मतलब वर्णन, धूपदान मतलब वह पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है। आकलन। कृति नंबर 1, कथनों के सामने सत्य और असत्य लगाना है। दूसरा है उत्तर लिखना है। तीसरा जोड़ियां मिलाओ। आंसर पे चलते हैं। पहले का आंसर, बस छतरी ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है, असत्य है। दूसरा, एक बहरे को एक गूंगे से जिंदगी
वो बयां होती है, सत्य है। तीर जाता है दूर तक उसका नाक तक, जो कमान होती है, असत्य है। दूसरा, कृति नंबर 2, शब्द संपदा। लिंग पहचान कर लिखो। जुबान, धूप, खूबसूरत, तीर। जुबान का है स्त्रीलिंग, धूप है पुल्लिंग, खूबसूरत है स्त्रीलिंग, तीर है पुल्लिंग। तीसरा, कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये है जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी ही अधिक होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध में से वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। आगे है भाषा अध्ययन की। व्याकरण से देखेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। रेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। डॉक्टर को घर बुलाकर बबलू को दिखाया। दूसरा, उसकी रेशम की सी देह हाथों में झूल गई। तो उसकी और घर है जातिवाचक संज्ञा, उसकी है सार्वनामिक विशेषण। अब ये देखेंगे, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। हमेशा और उत्तर है सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। दूसरा, कमजोरी हम झोली कंप्यूटर को देखते रहे और पुनीत से ईर्ष्या करते रहे। संधि है उत्धनचारण का शब्द क्या बनेगा और भेद क्या है बताना है। दुधन गम का शब्द बनाना है और भेद बताना है। उत्धनचारण का उच्चारण हो जाएगा व्यंजन संधि। दुधन गम दुर्गम हो जाएगा विसर्ग संधि। दूसरा क्वेश्चन है सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रियाओं को पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। मनीषा भाई को अचेत देख घबरा गई। दूसरा, शैतान कैसे घोड़े बेचकर सोया है। गई है मतलब होना, गई मतलब जाना। प्रेरणार्थक रूप लिखना है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। सुनना, सीखना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। लिखना का लिखाना, लिखवाना। मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिकार होना, मुंह फेरना। शिकार होना का अर्थ है पीड़ित होना। वाक्य है मजदूर सड़क पार करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। दूसरा है मुंह फेरना, अर्थ है उपेक्षा करना। भाई भाई के बीच इतना तनाव था कि एक दूसरे के सामने आने पर मुंह फेर लेते थे। अगला क्वेश्चन, रेखांकित वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। रुआसा होना, हामी भरना, पैर पकड़ना, तांत बंध जाना। ये मुहावरे हैं। मालिक की डांट सुनकर नौकर रोने लगा, रोने जैसा हो गया। कमल ने शिक्षक से क्षमा
याचना की। आखिरकार मधुप ने शादी के लिए स्वीकृति दे दी। आंसर है मालिक की डांट सुनकर नौकर रुआसा हो गया। दूसरा, कमल ने शिक्षक के पैर पकड़ लिए। तीसरा, आखिरकार मधुप ने शादी के लिए हामी भर दी। 7वां क्वेश्चन, कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। मनीष ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। दूसरा, वह किसी से पूछ कर नहीं उड़ता। तो मनीषा ने और किसी से क्या है, कर्ता कारक है और किसी से करण कारक है। विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। आंसर है उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। दूसरा, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। काल परिवर्तन। काल परिवर्तन है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला, सोनू को अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया है। इसे पूर्ण भूतकाल में बनाना है। दूसरा है, मिट्ठू को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। पहले का आंसर है सोनू को अपने माँ बाप के से अलग कर दिया गया था। दूसरा है, मिट्ठू को कुछ समय के लिए खुला में छोड़ना चाहिए। 10वां वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों का चयन के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पहला है पक्षी विस्तृत आकाश में उड़ान भरता है। दूसरा है, जो विनम्र होता है उसे किसी न समझदार की पक्षी विस्तृत आकाश में उड़ान भरता है। दूसरा है, जो विनम्र होता है उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 10वें का दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। कुछ लोगों को श्रम करने की आदत है। कुछ लोगों को श्रम करने की आदत होती है। इसे क्या करना है, निषेधार्थक बनाना है, नहीं लगा देंगे। दूसरा, उसके अपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेता है। इसे इच्छार्थक बनाना है। पहले का आंसर है कुछ लोगों को श्रम करने की आदत नहीं होती। दूसरे का आंसर है उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं। वाक्य अगला, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। उसका याद हमारे दिल में रहती है। ये गलत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसकी याद हमारे दिल में रहती है। दूसरा है, जब हम कड़े धूप में चलते हैं तो अपने हथेली से भी छाया प्राप्त करते हैं। इसका आंसर सही आंसर होगा, जब हम कड़ी धूप में चलते हैं तो अपनी हथेली से भी छाया प्राप्त करते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन,
ये है। रचना विभाग पाठ के आंगन में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 71 से है। कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविता द्वारा अपने अनेक मानवीय गुणों का संदेश दिया गया है स्वाभिमान, विनम्रता और हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती पर पश्चाताप करना आदि गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्वाभिमान मनुष्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्वाभिमान मनुष्य के आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। विनम्र व्यक्ति सर्वत्र आदर पाता है। हमारा हौसला जितना अधिक होगा हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में सहायता करती है। गलती प्रत्येक इंसान से हो सकती है। अपनी गलती को न समझना या समझकर भी सुधारने का प्रयास न करना, पश्चाताप करने को अपना अपमान मानना हमें अप्रिय बनाता है। हमें अधिक से अधिक मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ। अंधेरे के इलाके में डैश डैश नमन मांगा नहीं करते। देखें कविता का सरल अर्थ पहला और दूसरा। कविता में प्रयुक्त पंक्तियों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पाठ के आंगन में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 71। पहला है अल्पविराम, न हूँ न हाँ, चुपचाप बैठ गया। दूसरा योजक चिन्ह है, राजा रानी दोनों उपवन में सैर कर रहे थे। तीसरा है पूर्ण विराम, आखिर वह शुभ दिन और आ पहुंचा। कल्पना पल्लव से है। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 71 पे ही है। यहाँ उत्तर है, मैं एक चिड़िया हूँ, मेरा और मनुष्य का सदियों पुराना साथ है। जहाँ जहाँ मनुष्य गया मैं भी वहाँ पहुँच गई, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मेरा अस्तित्व खतरे में है। पहले घर खुले होते थे, उसमें बरामदे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आदि होते थे। हम घरों के आलों में तस्वीरों के पीछे अपना घोंसला बना लेते थी। आराम से अपने बच्चों को बड़ा करती थी। घर के बच्चे हमारे लिए दाना पानी भी रख देते थे, ताकि दाना लाने के लिए नन्हे बच्चों को छोड़कर हमें बाहर न जाना पड़े। परंतु आजकल के छोटे छोटे घर अधिकतर तो बंद ही कर दिए हैं। खुलते भी हैं तो केवल बाहर आने जाने के लिए। हमने भी उनमें भी पर्दे पड़े रहते हैं। हमारा प्रवेश वहाँ कैसे होगा।